Good morning, all of you. Welcome to Ansarkari. So we are taking up important topics from 30th of March. So this article is talking about electoral bonds, big money and imperfect democracy. तो ये बोल रहा है कि अगर डेमोक्रेसी परफेक्ट है, अगर फ्री, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल तरीके से डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है, सो हमें इतना बड़ा अमाउंट फॉर इलेक्टोरल फंडिंग की जरूरत क्यों है। तो मतलब ये क्रिटिकली ये आर्टिकल इस चीज को देख रहा है कि इतना ज्यादा अगर पैसा हमें चाहिए तो दैट इज इंडिकेटिंग कि द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इन गुड स्टेट। दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड, यहाँ क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात हो रही है। वी नो अबाउट दिस थिंग कि जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो पॉलिटिकल फंडिंग दी जाती है बाय द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, definitely that is not kind of a donation. They are seeking certain returns and favors from the uh, political representatives. For example, when we are seeing certain loopholes या फिर critically environmental impact assessment वाली जो reports होती हैं, they are not taken up that seriously. ऐसे incidents highlight होते आए हैं. So in a way, this is also indicating कि democracy is not in a good state. एंड थर्ड एस्पेक्ट इज दैट कि जो गैप हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन द जो हम एक्चुअली चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू सी, व्हाट वी वांट एक्चुअली हाउ द डेमोक्रेसी शुड फंक्शन, एंड जो एक्चुअल स्टेट है करंट टाइम्स में, सो दैट इज रिफ्लेक्टिंग कि जो गवर्नमेंट वी ऑफन कॉमनली यूज दिस फ्रेज कि इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो द ऑथर इज सेइंग कि ऐसा आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि जो हम बात करते हैं, अगर पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इल हेल्थ कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक सर्विसेज अवेलेबिलिटी नहीं है, पुअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो एक तरीके से ये जो पब्लिक गुड्स हैं ये छोड़ दिए जाते हैं फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू टेक केयर ऑफ इट। और इसकी वजह से ये देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर को अगेन, अगर जो वो इन इन एरियाज में जो वर्क भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अफोर्डेबिलिटी है या एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं हो पाती है, स्पेसिफिकली अगर हम पुअर पॉपुलेशन की बात करते हैं या मार्जिनलाइज पॉपुलेशन की बात करते हैं। एंड देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेटा ये है कि जो ऐसे रिपोर्ट है उसमें क्लियरली ये निकल के आया कि जो 40% चिल्ड्रन है इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 years, they cannot read, write or do the level of math of standard 2. So again, अगर हम बात करते हैं taking advantage and leverage of the demographic dividend that India actually has that window of opportunity, तो उसके लिए हायर स्किल्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं इन दिस एज ग्रुप जो रीड भी नहीं कर पाते हैं, लिख भी नहीं पाते हैं, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि वो हायर स्किल्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर उनका फाउंडेशन ही वीक होगा तो। एंड कैसे, जब हम बोलते हैं कि एक सेल्फ सस्टेनिंग वर्चुअस साइकिल हम कैसे स्टार्ट कर पाएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट एंडिंग दी पॉवर्टी, कि अगर वो लोग हाईली स्किल्ड होंगे, स्किल्स आगे जाके सीखेंगे एंड देन दे विल बी गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो वो अपनी पॉवर्टी सेल्फ केपेबल हो पाएंगे, बट गिवन दिस सिनेरियो दैट वुडंट बी पॉसिबल। तो ये तीन एस्पेक्ट्स जो ये आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है। Now this article is very important, balancing act या fiscal deficit की बात हो रही है। तो firstly if we go by की definition क्या है, fiscal deficit की proper formula क्या है इन इकोनॉमिक टर्म्स, तो इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं। यहाँ पे पहले हम डेफिसिट की बात करेंगे। तो डेफिसिट एक सिंपल सिनेरियो होता है जहाँ हम हमेशा बोलते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट यू आर अर्निंग, मतलब आपकी इनकम से ज्यादा आप स्पेंड कर रहे हो। तो इसलिए वो जो गैप होगा इन दोनों चीजों के बीच में, क्योंकि आपकी इनकम से ज्यादा अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया आपको बोरो करना पड़ेगा, तो दैट क्रिएट्स अ डेफिसिट। या हम इसीलिए बोलते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो गवर्नमेंट के टोटल बोरोविंग्स को भी बताता है कि कितनी टोटल बोरोविंग्स है, क्योंकि जो गैप अमाउंट है वो आपको बोरो करना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। कमिंग टू फिस्कल डेफिसिट, तो इसमें वी यूज द टर्म एक्सपेंडिचर जो नॉर्मली हमें डेफिनेट डेफिसिट के केस में देखा, और इनकम के लिए वी यूज द टर्म रिसिप्ट्स। तो दो टाइप हम हमेशा स्टडी करते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। तो कैपिटल रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सो फिस्कल डेफिसिट जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो इट इज जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें दोनों कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे एलिमेंट्स एड अप करके देन वी सबट्रैक्ट
जब रिसिप्ट्स की बात आती है तो उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स के सारे एलिमेंट होंगे, बट उसमें से हम प्लस करते हैं ओनली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। अब यहाँ पे बात यह है, कैपिटल रिसिप्ट्स की हम बात कर रहे हैं, मैंने टर्म यूज किया नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग क्योंकि एक एलिमेंट कैपिटल रिसिप्ट्स का होता है जो गवर्नमेंट लोन्स बोरो करती है, बट लोन्स गवर्नमेंट की परमानेंट इनकम नहीं है, वो उनको आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम रीपे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से वो गवर्नमेंट के लिए डेट ही है, तो इसीलिए हम उसको गवर्नमेंट की इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स को हम ऐड करते हैं, उसको हम टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। ना यहाँ पे ट्रेंड की बात की जा रही है कि जनवरी तक इवन 11 लाख करोड़ वाज द फिस्कल डेफिसिट, एंड फेब्रवरी में शार्पली इंक्रीज हुआ है टू ₹15 लाख करोड़। तो उसके पीछे देर आर टू रीजंस which have been stated here। तो एक तो जो सेंटर ने ट्रांसफर किया है और एज अ पार्ट ऑफ अगेन टैक्स डेवल्यूशन ऑफ फंड टू द स्टेट्स, दैट इज क्लोज टू ₹2 लाख करोड़, और ये कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इट वाज 1.4 लाख करोड़ रुपीस, दिस टाइम इट वाज ₹2.15 लाख करोड़ रुपीस। सो वन इज दिस थिंग की क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया टू द स्टेट्स, तो इसकी वजह से डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होगा। एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हुआ है। So this has increased from 47,000 crore rupees to 84,000 crores, and this is 4 times increase, we can say। February में जो capital outlay या expenditure हुआ, although this is we often talk about compare capital expenditure revenue expenditure, तो हम हमेशा बोलते हैं कि capital expenditure should increase, तो longer run में it is beneficial for the economy, so this is not a cause of concern। जो अगर ये revenue expenditure होता तो then it would have been problematic, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉन्गर टर्म में गवर्नमेंट के लिए रिटर्न्स जनरेट नहीं करते। कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे इंक्रीज हो रहा है, या सेमीकंडक्टर चिप्स फैब यूनिट्स की हम बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनकी इनकम इंक्रीज होगी, एंड देन जो ओवरऑल इकोनॉमी में बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, वो भी इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड अगर और इंक्रीज होगी तो वी कैन से कि फिर जो फैक्ट्री आउटपुट है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो भी और ज्यादा इंक्रीज होगी। सो एक तरीके से ये साइकिल वर्क करने लग जाती है, एंड मॉडल अगेन सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं, इसी के थ्रू वी से कि जीडीपी भी इंक्रीज होती है। तो दीज आर द टू थिंग्स। एंड जब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स की, तो दिस ईयर जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें हमारा टारगेट है 5.9% फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। जो अभी आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा टारगेट है 5.1%, एंड 2025-26 में इट वुड बी 4.5% ऑफ द जीडीपी। तो वी वांट कि फिस्कल डेफिसिट कम से कम होना चाहिए। तो जो FRBM एक्ट है उसके अंदर देयर इज दिस टारगेट मेंशन्ड। तो करंट फाइनेंशियल ईयर जो ऑनगोइंग है 5.9, देन इन द कमिंग जो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा 5.1, एंड देन 2025 में 4.5%। So these are going to be the target level। And इसके अलावा यहाँ मिनिस्ट्रियल लेवल पे बात की जा रही है कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे देयर इज स्टिल पॉकेट ऑफ विंडो ऑफ स्पेंडिंग सम अमाउंट, क्योंकि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के भी यहाँ पे टारगेट लेवल्स होते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा स्पेंड करोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ परसेंटेज टर्म्स में हम बात करते हैं तो जनवरी तक जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था द परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट वाज 63.6%, but now it has increased in February, sharp increase देखा गया, तो it is like within 29 days it has jumped to 86.5%। So एक ये लेवल है। और लास्ट ईयर अगर हम रुपी टर्म्स में बात करें तो कितना फिस्कल डेफिसिट there was registered, so it was ₹17.55 lakh crore in financial year 2022-23। तो अभी we are already at ₹15 lakh crores। तो मीटिंग दैट फिस्कल डेफिसिट टारगेट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। और एक और वी कैन से कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी है, वहां पे भी स्टिल जो टारगेट हमारा है ₹10 लाख करोड़ का है, बट स्टिल वी आर सीइंग कि जनरल इलेक्शंस हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इट इज गोइंग टू क्रिएट अ चैलेंज कि हम इतना बड़ा अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कोई नई स्कीम्स हम वो अनाउंस नहीं कर पाएंगे। तो मीटिंग दिस टारगेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड ऑल्सो बी
problematic yet challenging going forward. So overall, this is what this article was trying to say. Now, when we're talking about the new guidelines or new rules that would come into force जब हम pilots के बारे में बात करते हैं, civil aviation sector की बात करते हैं, तो regarding the safety, तो DGCA must ensure regulatory norms they are enforced for safety. ये हमने like 2 weeks back बात भी करी थी कि we are seeing opposition from कुछ ऐसे companies हैं which are opposing this thing, but given the demand for मानसी, travel is increasing. Yes. इसे शॉर्ट में बोला जाए तो चेंजेस रूल में क्या था कि पायलट जब लगातार काम करते हैं तो फटीगनेस आता है, तो उससे फिर ध्यान कम होता है, फिर चांसेस बढ़ जाता है एक्सीडेंट का। तो उन्होंने हाँ। नया रूल्स लाया कि पहला कि 48 आवर्स के बीच में गैप होना चाहिए, नाइट शिफ्ट में बहुत कम फ्लाइंग आवर्स होना चाहिए। उसके बाद फिर पायलट का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर ये दो तीन चीज था। तो बाकी जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है उसमें बोल रहे थे कि अगर हम बढ़ा देंगे गैप, 48 आवर्स कर देंगे, फ्लाइट आवर्स कम कर देंगे, तो सिर्फ पायलट ज्यादा चाहिए, पायलट 15-25% पायलट ज्यादा चाहिए। उसके कारण क्या होगा कि ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। तो इसी पे उनका क्वेश्चन था। बाकी फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक इसका पार्ट है, क्योंकि एयर ट्रैवल की डिमांड इंक्रीज हुई है, तो जो वो ही है कि पेस ऑफ हायरिंग द पायलट्स वो इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इसलिए फटीगनेस और जो प्रेशर है दैट इज इंक्रीजिंग। जो मेंटल हेल्थ है या स्लीप साइकिल की हम बात करते हैं दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड, तो दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। सो वो सारे फैक्टर्स दे हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट। देन ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस, तो यहाँ दो एलिमेंट्स है। एक पॉजिटिव ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप में कि जो को एग्जिस्टेंस है, इट इज लाइक इट इज बिलीव्ड कि कि डॉग्स जो हैं दे आर वर्चुअस क्रिएचर्स हु कैन डू नो रॉन्ग। एंड सेकेंड एस्पेक्ट हम बात करते हैं कि जो क्रुएलिटी अगेंस्ट डॉग्स है, वी आर सीइंग कि अभी ऐसा एक इंसिडेंट हाईलाइट हुआ है मुंबई में भी, पीपल दे आर लाइक पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये चीज दिखा रहा है कि जो ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप है वो हमारी जो कंडीशन, जो स्टेट ऑफ सोसाइटी है, उस चीज को भी पोर्ट्रे करता है। तो बाकी जब हम बात करते हैं स्ट्रे डॉग मेनेस के बारे में, हमने एज अ सॉल्यूशंस बात की है कि गोइंग फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ द स्ट्रे डॉग्स, रेबीज वैक्सीनेशन, सेकेंडली स्टरलाइजेशन ऑफ द डॉग, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड इवन एज अ पार्ट ऑफ सीएसआर हमने बात करा था कि जब आप अगर डॉग आपको पेट रखना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड बाइंग द डॉग्स, आप स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करके यू कैन मतलब आपको पेट भी रखना है तो वो चीज भी हो जाएगी। और जो मेनेस की हम बात करते हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन, या इवन सोसाइटीज में भी सी की डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, सम पीपल अपोज कि आप इनको क्यों फीड कर रहे हो। तो अभी मुंबई में यही चीज हाईलाइट हुई कि फीड करने के ऊपर द डॉग हैज बीन किल्ड ब्रूटली। फीडिंग का अगर देखा जाए तो फीडिंग के लिए एक प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए। हर जगह फीड नहीं करना चाहिए, कोई भी फीड कर दे रहो तो दिक्कत होती है, बाकी सब सोसाइटी में लोग रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन, और हाईकोर्ट भी का भी कहना है कि अगर जिस जो भी डॉग को फीड कर रहे हो तो आपका ही जिम्मेवारी है कि जो जगह क्लीन करने के लिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐसी हाँ, कुछ था। लेकिन उसको फिर लोग उसको उस तरीके से भी फॉलो नहीं करते हैं, तो अपना ही रहता है। तो कैरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, बेटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वे कंट्रोल टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नॉन फ्लैश पॉइंट्स सच एज द गार्बेज डंप्स, वेरी क्रूशली पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स टू टीच द पीपल, adults and children how to safely interact with the dogs, तो ये होना चाहिए। तो ये आर्टिकल पॉलिटिकल इन नेचर है थोड़ा, मतलब कि अभी रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि यूएस दोनों साइड पे एक तरीके से, जब हम इसराइल गाजा वॉर की बात करते हैं, कि हमेशा से हमने देखा है कि यूएस इसराइल को सपोर्ट करता है। इस वॉर में भी वी आर सीइंग कि यूएसए जो एड प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को, वो एक एस्पेक्ट है। बट सिंस वी आर सीइंग कि जो अब जो कंडीशन इमर्ज हो रही है गाजा में, मतलब एक तरीके से क्राइसिस सिचुएशन है, जो बेसिक
सर्विसेज है, फैसिलिटीज वो अवेलेबल नहीं है, तो इट इज लीडिंग टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए उनके लिए एक थ्रेटनिंग सिचुएशन या कंडीशन बन चुकी है। तो गिवन दैट people they are now like even supporting the people who are the civilians living in Gaza, तो इसलिए राइट नाउ वी आर सीइंग कि यूएनएससी रेजोल्यूशन गाजा सीज फायर पास किया गया है, जो ये बोल रहा है कि देयर शुड बी इमीडिएट सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड हमस। पर अगेन ये इसको इम्प्लीमेंट करना उतना इक्वली डिफिकल्ट है, बिकॉज जब हम यूएनएससी रेजोल्यूशंस की बात करते हैं तो दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लाइक रिकमेंडेटरी इन नेचर। तो एक तरीके से ये बस यू कैन से कि प्रिस्क्रिप्टिव इन फॉर्म होता है, एंड ओवरऑल जो व्यू है रिलेटेड टू एन इशू उस चीज को डिपिक्ट कर रहा है। तो गिवन कि देयर विल बी इलेक्शंस इन यूएस, तो एक तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स इसके पीछे मेन मोटिव हो सकता है। दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज आल्सो हाईलाइटिंग। Ashok, you want to add up something? इसमें 3 एरियाज आई वांट टू ऐड। फर्स्ट कि इसराइल का इशू क्या हुआ यहाँ पर। पहली बात है कि दे डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इसराइल का जो स्टैंड है वो मैक्सिमलिस्ट स्टैंड है, जस्ट लाइक यूएस का। वी हैव टू एलिमिनेट टेररिज्म इन अफगानिस्तान, ये मैक्सिमलिस्ट स्टैंड है। rather than focusing on stabilizing the region of the Afghanistan, they talked about कि पूरे टेररिज्म कैसे खत्म करें। ये पॉसिबल नहीं होता है until unless। तो सेकंड अगर जाए तो फिर यूएन रेजोल्यूशन जो पास हो रहा है, इट इज बाइंडिंग और नॉट। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 वाला यूएन चार्टर विद द लैटर कंसिडर एज बाइंडिंग, लेकिन इन्फोर्समेंट का पावर यूएनएससी के पास रहता नहीं है, क्योंकि यूएनएससी भाई अपना डेडिकेटेड फोर्स नहीं है। यूएनएससी इज डिपेंडेंट ऑन द वॉलंटरी फोर्स गिवन बाय द मेंबर कंट्रीज। और इसराइल रिफ्यूज भी करते हैं, इसराइल क्या बाकी कंट्री भी रिफ्यूज भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द कलेक्टिव विल ऑफ द यूएनएससी परमानेंट मेंबर और सिक्योरिटी काउंसिल में जो लोग हैं उनका। तो ऐसा भी हुआ है कि यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग हो चुका है पहले भी। यूएस इराक इन्वेजन यूनिलैटरल डिसीजन खुद से कर लिए विदाउट यूएनएससी सपोर्ट। तो ओवरऑल देखा जाता है तो कुछ चैलेंजेस हैं यूएनएससी में भी और ग्लोबल पॉलिटिक्स Hmm. Great Indian Bustard IUCN status, so it is critically endangered. So में। मैप में देखें तो यहाँ पे वी आर सीइंग जो शेडेड एरिया ग्रीन रीजन है, इट शोज देयर हैबिटेट इन द वाइल्ड। So it is between, you can say, Jaisalmer and Ramgarh region in Rajasthan. And okay, so power threat की बात हम बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जो पावर लाइंस हैं व्हेन दे कोलाइड तो दे डाई बिकॉज ऑफ दैट। सो एज अ सोल्यूशन ने बात करी थी कि जो पावर लाइंस हैं क्या उनको हम अंडरग्राउंड शिफ्ट कर सकते हैं, बट अगेन वो भी एक लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है, बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है। तो अभी शॉर्ट टर्म में क्या कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो क्रिस क्रॉस इज द लास्ट refuge in the Kutch and the Thar deserts of Western India. तो Kutch and Thar deserts there we are seeing कि गुजरात में भी we get the population of Great Indian Bustards. So why power lines की बात है तो for 200 square kilometer of region में this Wildlife Institute of India it studied कि जो हैबिटेट है और जो डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट नेशनल पार्क इज देयर इन राजस्थान, एस्टिमेटेड जो पावर लाइन्स है किल अराउंड 84,000 नंबर ऑफ बर्ड्स every year. So because they have the narrow frontal vision, large size, so एक ये प्रॉब्लम भी है उनके लिए। तो फ्रंटल जो सामने का विजन है वो उनका मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं देख सकते क्लियरली, तो इसकी वजह से भी एक तरीके से दे आर नॉट एबल टू गेट द पेनोरमिक व्यू that leads to collision and death. तो हाई पोटेंशियल एरियाज जो ज्यादा रिस्की और थ्रेटनिंग रीजन्स हैं, सो पावर डिमांड मीट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एंड जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है क्लाइमेट चेंज, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं वो इसको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मॉडर्न डे पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अंडरग्राउंड केबल सिस्टम्स बात की जा रही है, बट अगेन इसके भी अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है। जो हमने बोला कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड में हम लाइक या तो जो लिमिटेड नंबर्स हैं
उनको पॉपुलेशन को सिर्फ उसी रीजन में या तो कंजर्व करके रख सकते, दैट इज पॉसिबल। तो एक और मैंने से कि फ्री रेंजिंग डॉग्स दैट इज आल्सो proliferated alarmingly in the Thar landscape. So that is also one of the threats. Hunting sporadically, that is widespread use of the pesticides in the farmlands, that is also a risk to those birds. So it is not only the power lines, loss of grassland, we can say degradation of the land, erosion of support from the local communities. These are certain concerns. So captive breeding can be one of the solutions, habitat restoration and protection. तो ये और फंड है, और सॉल्यूशन में और कैंपा फंड की बात की जा रही है, तो दिस वुड हेल्प इन अगेन रिस्टोरेशन ऑफ द लैंड. सो ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस की भी हम बात कर सकते हैं, इज दैट पॉसिबल और नॉट. तो not green energy versus the wildlife, so it cannot be seen in that way. So here we are seeing ki fitting sustainable development goals against the survival needs of the species. So this is also a question. दोनों equally important है, आप इसमें से एक चूज नहीं कर सकते और एक को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते, तो ये भी एक तरीके से ग्रीन वॉशिंग कंसिडर किया जा सकता है. And then stress the danger of infrastructure overdrive in the desert region. तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है हम वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं हाउ दैट कैन आल्सो बी मेट. तो वी नीड टू टेक बोथ दीज थिंग्स फॉरवर्ड. तो बाकी और कुछ आपको ऐड करने हैं? टू थिंग्स. फर्स्ट कि एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. इट इज लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट ब्रीडिंग इंक्लोजर फॉर द स्पीसीज. एंड सेकेंड कि फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर कैसे काम करता है, कि इट इज टाइप का एक रिफ्लेक्टर होता है जो पावर ग्रिड के सामने इंस्टॉल किया जाता है. रिफ्लेक्टर के कारण इट ड्राइव अवे द बर्ड स्पीसी फ्रॉम द पावर ग्रिड. तो डेजर्ट नेशनल पार्क, इट इज ए इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं. ठीक है. So Good Friday, it is like it was observed on 29th of March, marks the day of Jesus Christ crucifixion. So it is believed कि ईस्टर जो हम कल बात कर रहे थे कि on Sunday Easter is celebrated, तो it is believed कि the reason behind celebrating Easter is victory of life over death. He came back to life. So that is one of the message. And ये कि Jesus is believed to have risen from death on Easter. It's a miracle known as resurrection, which is celebrated on Easter. So why name की बात की जा रही है कि why we are calling it to be Good Friday. So it is associated with that day when he died, and so designates a day on which religious observance is held. So this is simply यहाँ पे जो इसका interpretation of this word good. So Good Friday is good because Christ showed his great love for man and purchased for him every blessings. So different beliefs are there. So worldly wise देखे तो I think the music reflects the state that the society is in. Poets and musicians reflect that age. So मतलब सिंपली अगर इसको डायरेक्टली भी इंटरप्रेट कर सकते हैं तो अगेन म्यूजिक, तो म्यूजिक जैसे हाँ अभी
एक तो जो लिटरली लाइक म्यूजिक की बात है उसकी बात की जा सकती है कि कैसे म्यूजिक भी इवॉल्व हुआ है आज के टाइम में। वी आर सीइंग की रैप्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो भी द स्टेट यूथ किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, वो कौन से ज्यादा टाइप ऑफ म्यूजिक सुनना प्रेफर करते हैं, और उस म्यूजिक में भी रैप्स में भी वो अगेन लिरिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं, तो एक वो एस्पेक्ट है। देन स्टेट ऑफ सोसाइटी की बात हो रही है तो हम म्यूजिक को इंटरप्रेट कर सकते हैं अभी जैसे मैन और डॉग के रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे, क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स, so that is also somewhere reflecting कि few pockets of society there is growing intolerance, violent behavior देखने को मिलता है, तो एक वो स्ट्रेस भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप अपना स्ट्रेस एनिमल्स के ऊपर निकालते हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द थिंग। आप कोई और एग्जांपल ऐड करोगे औषध? मैं बताऊंगा कि जो ओवर द इवोल्यूशन ऑफ द म्यूजिक एंड पोएट राइट फ्रॉम संगम एज, वो दिखाता है कि कैसे म्यूजिक एंड पोएट दोनों इंटरकनेक्टेड विद द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट राइट फ्रॉम संगम एज। उसके बाद फिर मिडिवल इंडिया में आते हैं, पहले भी आते हैं, तो फिर कामिर खुसरो। तो आर्टिकल 370 की बात हो रही है, तो लाइक इट अपियर्स टू बी अ सक्सेस बोला जा रहा है। वी आर सीइंग कि appears to be success, we can say कि it has been successful in terms of restoring peace in Jammu and Kashmir region, when we are seeing कि how जब हम FDI investments की बात करते हैं, industrial development, we are talking about job creation there, education, different higher education institutions, they are being inaugurated and opened up. Infrastructure creation, we are seeing कि first it got access to first electrical railway route that was opened up recently, तो वो कहीं ना कहीं यही चीज दिखा रहा है कि पीस इज रिस्टोरिंग। वी आर सीइंग कि जो इंसिडेंट्स है स्टोन पेल्टिंग के, दैट इज डिक्लाइनिंग, एंड एट द सेम टाइम वी आर सीइंग कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज है दे हैव आल्सो मेजरली डिक्लाइंड। तो दैट सिंपली इंडिकेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स में भी कि देयर शुड बी अगेन ये हॉर्टिकल्चर पे भी शुड फोकस, एंड इवन टूरिज्म भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो जो इकोनॉमी है दैट इज इन अ वे इट इज रिवाइविंग बैक अगेन, एंड जो स्ट्रेस माइग्रेशन या सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट था उस टाइम पीरियड पे, नाउ दैट इज लाइक नो लॉन्गर देयर। तो बाकी अब बात हो रही है कि when would be the right time जब हम restoration of statehood की बात करते हैं to Jammu and Kashmir and even Ladakh। लद्दाख में भी we are seeing कि protest are going on। सोनम वांगचुक सर की जो हम बात करते हैं, one famous personality who's associated with Jammu, sorry, Ladakh, so they are also demanding restoration of statehood, and then employment demands, and then thirdly कि schedule 6 के अंदर the region should be classified जो tribal regions हैं। वो बाकी आई थिंक मूव फॉरवर्ड। कल हमने बात करी थी दी अरेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो and we talked about the importance of now judicial review, because what is going to be the way forward ki whether how he'll be able to do justice to his position of being the chief minister of Delhi given he is under arrest, so that is one challenge। and तो आने वाले टाइम में क्या, जैसे प्रवेश ने इन डिटेल बताया था कि प्रेसिडेंट रूल भी नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज जो कंडीशंस है वो मीट नहीं हो रही हैं, कि ही स्टिल एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नहीं है कि दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द डिसीजंस, एंड एलजी इज कंसिडर्ड टू बी एज द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो these are some special conditions because of which even president's rule cannot be imposed। So what is going to be the solution of this current situation, which is presently we are seeing in Delhi? Tuberculosis, we've been discussing this topic in detail. So there's the TB elimination program, which is there. We're talking about vaccination, जो BCG vaccination, one human derived vaccination जो basic element है, that is also under development। universal immunization program का part भी है। so एक वो aspect है। challenges की हम बात करते हैं, multi drug resistant TB, nutrition is very important, and in recent times we are even seeing कि even the medicines are also not available in adequate numbers।
So these are certain challenge. And when we talk about the target of elimination of TB, so that is 2025, 5 years before the global target, that is 2030 is the target year. So close to 60% of the cases of those diagnosed were offered a test to check whether their infection was resistant to the first line drug. So multi drug resistance की testing की बात हो रही है. तो administration of the second line drug उसके बाद ही जो the way forward जो क्या होगा proper course of action that would be decided. तो यहाँ पे when we are talking about the reforms और जो इंडिया का vision है of being the world's largest manufacturer in terms of the generic medicines, तो how that can also help in dealing with TB. तो जैसे हमने पोलियो इरेडिकेशन के लिए वर्क किया in terms of चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन हो या अवेयरनेस जनरेशन हो, कैंप्स ऑर्गेनाइज करना हो, तो क्या नाउ इट इज द राइट टाइम फॉर टीबी या जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते तो उसी स्केल पे उसी लेवल पे एंड डिटर्मिनेशन डेडिकेशन के साथ ये भी होना चाहिए. Africa at the center, so India must play the region at the heart of its global south strategy. तो one challenge जब हम पहले challenges की बात करते हैं तो इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप में डेफिनेटली वी नो की द ग्रोइंग प्रेजेंस या द ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दैट चाइना एंजॉयज, चाहे वो अब आप ट्रेड की बात करो तो चाइना का ट्रेड बहुत लाइक इंडिया अफ्रीका ट्रेड और चाइना अफ्रीका ट्रेड में गैप बहुत ज्यादा है. तो चाइना अफ्रीका ट्रेड बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है. तो वन इज दैट एरिया वेयर वी फेस लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. सेकेंड इज एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स जो इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इन आर मीटिंग आर गिवन गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स. So that is one important aspect where again we face the competition. And humanitarian aid की हम बात कर सकते हैं. renewable energy की we can talk about, and then south cooperation में taking forward the interest, तो वहाँ पे भी इंडिया एक important role play कर सकता है. So Africa houses 3/4 of humanity and over 39% of the global GDP. So when we are even talking about कि export related challenges हमें देखने को मिल रहे हैं, तो how we can again cooperate with different African countries. So that is one possible avenue where there is still huge potential of export that exists. तो renewable energy की जैसे बात करी तो there we are seeing कि solar panels manufacturing या low carbon future के लिए it can play an important role Africa. तो वहाँ पे भी we can say कि cheap availability of labor है, and वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग और प्रमोट की जाएगी तो जो चैलेंज है इवन ऑफ इम्पोर्टिंग द सोलर पैनल जो कि इंडिया इम्पोर्ट डिपेंडेंट है एंड एक्सपेंसिव भी एट द सेम टाइम. तो वन इज सेल्फ रिलायंस पे वी आर वर्किंग, एंड देन अफ्रीका में भी वी कैन प्रमोट मोर मैन्युफैक्चरिंग वेयर it can be comparatively lesser, and then we can import that also. And trade की जब हम डेटा की बात करते हैं तो Indian investments in Africa, it has reached $98 billion in 2023. Trade is totaling around $100 billion. And 42 African countries are the second largest recipients of all the credit extended by India. एंड इवन जब हम चैलेंज की बात करते हैं ऑफ रिसेंट टाइम्स में जो चैलेंज ऑफ पायरेसी है तो उसको डील करने में भी रिलेशनशिप विद अफ्रीकन कंट्रीज कैन रियली हेल्प. और सेफ्टी ऑफ ट्रेड व्हिच पासेस थ्रू द रेड सी एंड द सुएज कैनाल, दैट बिकम्स सिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं. तो इंडिया और कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई जो हम आधार की बात करते हैं या जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यूपीआई की बात करते हैं, तो देयर इंडिया कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल. एंड these are important areas. Ashok, you want to add something up? नो मानसी. ठीक है. सो ये यहाँ बस पे ये बोल सकते हैं अफ्रीकन रीजन added into the G20 African Union. हाँ, that was also in the latest India development. uses Japanese investment to increase its outreach in Africa to counter China. हम्म.
Indian Navy seizes hijacked Iranian vessel, rescues the crew. So we are seeing recent times in the operations an important role that India is playing in terms of dealing with such incidents of piracy across the Somalian region. Cyber slavery. So कल हमने इस चीज की बात की थी. 75 Indians rescued in Cambodia. Cyber slavery keyword है. This can be noted down. तो rising cyber threat. So Indian diaspora taking care of their interest. So definitely we see the Ministry of External Affairs or इस case में because it is related to the cyber threats and cyber security. तो Ministry of Home Affairs, Ministry of Electronics Information Technology. कल हमने बात करी थी Indian Cyber Crime Coordination Center के बारे में. It plays an important role जब हम coordination की बात करते हैं. तो fastening up the process in a hassle-free manner, that is the important role. And तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न है जब हम इंटरेस्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं. So the concern is that when the people they are being rescued and they're getting back to India, invariably they are not filing an FIR with the police. तो जब FIR फाइल होगी then only we can say कि जो आगे के steps है they can be taken up. तो एक ही एस्पेक्ट है. बाकी ओवरऑल यहाँ इंडियन डायस्पोरा के इंटरेस्ट की हम बात कर सकते हैं. तो 3 days बिफोर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात हो रही है. तो 3 days बिफोर सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप दिस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, government cleared printing of rupees 10,000 crore worth of bonds. So now 13 days after this, the judgments, SBI was told to immediately put a hold on this thing because definitely this has been declared to be unconstitutional. So एक ये बस यहाँ पे एस्पेक्ट बात हो रही है. तो हम जब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में तो अगेन इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था कि जो ब्लैक मनी का सप्लाई है या जो उसको यूज किया जाता है इन पॉलिटिकल फंडिंग या ड्यूरिंग इलेक्शंस हेविली, उस चीज को स्टॉप कर पाएगा और एक तरीके से ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म की तरह इमर्ज होगा. बट सिंस दैट इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट बीइंग शेयर्ड विद द पब्लिक अंडर आरटीआई, जो अभी रिसेंटली हमने देखा इवन सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द एसबीआई you need to make entire information public. Even that cannot happen in silos. जैसे अभी देख रहे थे कि the entity which is the corporate house जिन्होंने डोनेशन किया है कितना अमाउंट ऑफ डोनेशन है, बट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना गया है वो इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं की गई थी. तो इवन दिस राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वोटर्स राइट when even they are casting and deciding ki kaun se contesting candidate के political party को they'll be supporting. तो ये भी एक important element है. This also forms a part of their fundamental right to know about this information. टाइगर ट्रायम्फ हमने बात की थी. इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएस. तो strengthen the trust between India and US. Joint military exercises. So this is, we can say, also one of the way of ensuring rules-based order as far as Indo-Pacific region is concerned. कि जितने ज़्यादा bilateral exercises, military exercises, joint exercises, naval exercises की जाएंगी, तो that would also somewhere send a signal or a sign to China also about the relationship of other Indo-Pacific region countries. एंड जब हम नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, साइक्लोन्स की बात करते हैं इन द ओशन, तो नेवल सेफ्टी के लिए भी तो ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, सो दिस वहां पे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. एंड देन अगेन मेंटेनिंग की जो ट्रेड है दैट गोज थ्रू पीसफुली, दैट इज हैपनिंग एज इट शुड. तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस is important. The response time can also be reduced. Okay, next we'll continue in part 2.